स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 20 नवंबर 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि नीतीश कुमार आज 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। जब बिहार की राजनीति में आज एक नया अध्याय लिखने की तैयारी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह 20 नवंबर आज 20 नवंबर को 11:30 बजे पटना के गांधी मैदान में आयोजित होगा। इस दौरान नए मंत्रिमंडल के कई मंत्री भी अपने पद की शपथ लेंगे। इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, धर्मेंद्र प्रधान और फिर अन्य वरिष्ठ नेताओं के शामिल होने की संभावना है। वहीं पर शपथ ग्रहण की प्रक्रिया के बारे में अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहले राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात करके 19 नवंबर से विधानसभा भंग करने की सिफारिश की थी। बुधवार को फिर से वे राज्यपाल से मिले और अपना इस्तीफा सौंपा। इसके बाद जेडीयू विधायक दल द्वारा उन्हें नेता चुना गया, जिससे शपथ ग्रहण का रास्ता साफ हो गया। दोस्तों आरजेडी को 25 से 5 सीटों पर आने में देर नहीं लगेगी। ये कहना मेरा नहीं है, ये कहना है तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप यादव का। जी हाँ, तेज प्रताप यादव ने कहा कि आरजेडी को 25 से 5 सीटों पर आने में देर नहीं लगेगी। ये तो मेरा 20 दिन का कमाल है जो आरजेडी इतनी कम सीटें लेकर के आई है। जी हाँ, लालू परिवार के अंदर चल रही अनबन अब सबके सामने खुलकर के आ गई है। रोहिणी आचार्य के अपमान को लेकर के तेज प्रताप यादव लगातार तेजस्वी यादव पर हमलावर हैं। उन्होंने कहा कि अगली बार 25 से 5 पर आने में देर नहीं लगेगी। ये तो सिर्फ 20 दिन का ही कमाल है। अगर मैं पूरे बिहार में घूमता तो फिर इसी बार ये 5 सीट पर आ जाते। जनशक्ति जनता दल के इंस्टाग्राम हैंडल के माध्यम से पोस्ट किए गए एक मैसेज में तेज प्रताप यादव ने कहा कि सबको निकालोगे तो फिर रहेगा कौन? यही सवाल अब जनता पूछ रही है। जब मुझे निकाला गया था तो फिर यही लोग सोच रहे थे कि तेज प्रताप तो फालतू हैं, इससे क्या फर्क पड़ेगा। मुझे रोक करके रखा गया, जब मेरी आवाज़ दबाई गई फिर भी मैं पूरे मन से पार्टी में लगा रहा। लेकिन जिस दिन मैं बाहर निकला और फिर नई आरजेडी की सच्चाई जनता के सामने में रखी तो उसी दिन इसको समझ में आ गया कि उन्होंने क्या खोया है। तेज प्रताप यादव ने आंकड़ों के जरिए बताते हुए कहा कि 2015 में 80 सीट, 2020 में 75, 2025 में 25 सीट ये गिर करके ये नहीं जनता बता रही है कि गलती कहाँ हुई है। और मजेदार बात है कि आज वही लोग पूछ रहे हैं सबको निकालोगे तो फिर रहेगा कौन। अफसोस यही सवाल तो आज जनता पूछ रही है, पार्टी बची कहाँ है। तेज प्रताप यादव ने आगे कहा कि पहले मुझे निकाला गया, फिर देवी जैसी मेरी बहन रोहिणी आचार्य को निकाला गया। पूरा बिहार हंस रहा था कि जिस परिवार ने लोगों को हंसाया और रुलाया वही आज खुद मजाक का पात्र बन गया है। दोस्तों बिहार में एनडीए की बड़ी जीत के बाद अब शपथ ग्रहण का इंतजार है। नीतीश कुमार 10वीं बार सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि उनके साथ 2 डिप्टी सीएम भी शपथ ले सकते हैं। ऐसा पहले कई राज्यों में हो चुका है जहां पर सीएम के साथ 2 डिप्टी सीएम भी बनाए गए। बिहार में भी विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी को इससे पहले डिप्टी सीएम का पद दिया गया था। इस बार भी दोनों को डिप्टी सीएम बनाए जाने की खबरें सामने आ रही है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर एक उप मुख्यमंत्री के पास क्या पावर होती है और बाकी मंत्रियों के मुकाबले उनका क्या काम होता है। जी हाँ, बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल होता होगा कि आखिर डिप्टी सीएम का पद क्या होता है। तो आपको बता दूं कि डिप्टी सीएम के पद का संविधान में कहीं भी कोई जिक्र है ही नहीं। जी हाँ, नहीं किया गया है, यानी कि ये एक संवैधानिक पद नहीं है। इसे प्रतीकात्मक और फिर सांकेतिक रूप से राजनीतिक दलों की तरफ से बनाया गया है। आमतौर पर जब राजनीति या फिर गठबंधन के समीकरण को साधना होता है तब ऐसे डिप्टी सीएम देखने के लिए मिलते हैं। यह संविधान में आर्टिकल 16A के तहत मुख्यमंत्री और फिर मंत्रिपरिषद का जिक्र है। इसमें बताया गया है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त करेंगे और फिर मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रियों को भी शपथ दिलाई जाएगी। आर्टिकल 163 और फिर आर्टिकल 164 में ऐसे तमाम नियमों का जिक्र किया गया है। हालांकि डिप्टी सीएम बनाए जाने या फिर इस पद का कोई भी जिक्र नहीं है। जी हाँ, अब सवाल है कि जब डिप्टी सीएम कोई संवैधानिक पद नहीं है तो फिर इसके पास क्या पावर होती है। तो आपको बता दूं कि राज्य में जो शक्तियां एक कैबिनेट मिनिस्टर की होती है वही पावर डिप्टी सीएम के पास भी होती है।
इसके अलावा तमाम तरीके की सुविधाएं और फिर सैलरी के मामले में भी डिप्टी सीएम कैबिनेट के किसी मंत्री के ऊपर नहीं होते हैं। यही वजह है कि राज्यपाल की तरफ से डिप्टी सीएम पद की नहीं बल्कि मंत्री परिषद की शपथ दिलाई जाती है। अब सवाल है कि इससे फायदा क्या होता है। तो आपको बता दूं कि भले ही डिप्टी सीएम को एक मंत्री जैसी ही सुविधा मिलती हो, लेकिन कैबिनेट में उसे मुख्यमंत्री के बाद सबसे ऊपर देखा जाता है। आमतौर पर बड़े फैसलों में मुख्यमंत्री और फिर अपने डिप्टी सीएम की भी सलाह लेते हैं और फिर उसे कैबिनेट की बैठक में रखा जाता है। इसके अलावा अघोषित तरीके से ही सही, लेकिन डिप्टी सीएम की प्रशासनिक मामलों और फिर राज्य में कहीं भी जाने पर ताकत थोड़ी ज्यादा नजर आती है। किसी भी कार्यक्रम में जाने पर भगत थोड़ी ज्यादा होती है और अधिकारी भी इसको लेकर के थोड़ा सतर्क रहते हैं। दोस्तों, बिहार में ठंड का प्रकोप अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और फिर उसके साथ साथ प्रदूषण भी कंधे से कंधे मिला करके चलता नजर आ रहा है। वैसे तो ये समस्या बिहार के कई जिलों में है, मगर मुजफ्फरपुर में स्थिति ज़्यादा चिंताजनक है। बढ़ते ठंड के साथ शहर की हवा ने जहरीला रूप ले लिया है और फिर यहाँ का AQI भी 170 के करीब पहुँच गया है, जो कि खराब की श्रेणी में आता है। मुजफ्फरपुर की अतरदहा, MIT, समाहरणालय और फिर दाऊदपुर कोठी जैसे कई इलाकों में प्रदूषक तत्वों की मात्रा तेजी से बढ़ी है। आर्सेनिक, लेड और निकेल जैसी खतरनाक पदार्थ हवा में घुल गए हैं, जिसके बाद चिकित्सकों ने लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी दी है। साथ ही साथ जिला प्रशासन और फिर नगर निगम भी अलर्ट मोड पर आ गया है। दोस्तों, नीतीश कुमार एनडीए विधायक दल के नेता चुने गए। जी हाँ, आपको बता दूं कि इससे पहले मुख्यमंत्री आवास में जेडीयू विधायक दल की बैठक हुई, या इसमें नीतीश कुमार को जेडीयू के विधायक दल का नेता चुना गया। जब बिहार विधानसभा भवन में एनडीए की विधायकों की बैठक हुई, बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार के नाम का प्रस्ताव रखा, जिस पर सर्वसम्मति से मुहर लगी। उसके बाद नीतीश कुमार राजभवन जाकर के इस्तीफा दिया और सरकार बनाने का दावा पेश किया। नीतीश कुमार 20 नवंबर 2025 को यानी कि आज 10वीं बार सीएम पद की शपथ लेंगे। बिहार में एनडीए की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह आज होना है। शपथ ग्रहण समारोह पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में होने जा रहा है। इसे लेकर के व्यापक रूप से तैयारियां की गई है। इस समारोह में बड़ी संख्या में लोगों के जुड़ने की संभावना है। एनडीए के कई बड़े नेता भी इस समारोह का हिस्सा बनेंगे। इस बीच आज सीएम नीतीश कुमार ने पटना गांधी मैदान पहुंच करके नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी का जायजा भी लिया था। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद पटना में हुई पार्टी विधायक दल की बैठक में एक बार फिर से सम्राट चौधरी को विधायक दल का नेता और फिर विजय कुमार सिन्हा को उप नेता चुना गया है। इस फैसले ने दोनों नेताओं के दोबारा उप मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ कर दिया है। ये निर्णय न केवल बिहार में बीजेपी के आंतरिक संतुलन को दर्शाता है, बल्कि इसके पीछे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की एक गहरी और दूरगामी रणनीति काम कर रही है, जिसका सीधा लक्ष्य 2029 के लोकसभा चुनाव तक बिहार में पार्टी की जनाधार को उभेद बनाना है। पर इस फैसले के बाद राजनीतिक गलियारों में ये सवाल उठ रहे हैं कि भारी संख्या में अति पिछड़ा वर्ग यानी कि ईबीसी और फिर राजपूत विधायकों के चुनकर के आने के बावजूद भी बीजेपी ने क्यों अपनी पुरानी परंपरा को कायम रखते हुए कुशवाहा जाति से आने वाले सम्राट चौधरी और फिर भूमिहार जाति से आने वाले विजय सिन्हा पर दोबारा दांव लगाया है। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को बरकरार रखने का निर्णय पूरी तरीके से बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व, विशेष रूप से पार्टी के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह की सोच का परिणाम माना जा रहा है। इसके पीछे मुख्य रूप से दो प्रमुख तर्क सामने आ रहे हैं। सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने विपक्ष में रहते हुए आक्रामक भूमिका निभाई और फिर एनडीए की सरकार में उप मुख्यमंत्री के रूप में सफल कार्य किया। उनकी जोड़ी ने संगठन और फिर सरकार के बीच बेहतर तालमेल बिठाते हुए एनडीए को एक बड़ी जीत दिलाई है। अमित शाह ने इस विनिंग कॉम्बिनेशन को बदलने का कोई भी जोखिम नहीं लिया है, ताकि संगठन और फिर सरकार में किसी भी तरीके की अस्थिरता या फिर असंतोष पैदा ना हो। वहीं पर दोनों ही नेताओं की पार्टी के संगठन पर मजबूत पकड़ है, जो अगले 5 सालों के लिए एनडीए सरकार के लिए स्थिरता सुनिश्चित करेगा। दोस्तों, बिहार की राजनीति से एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि बीजेपी के विधायक दल की बैठक में सम्राट चौधरी को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। वहीं पर विजय सिन्हा को विधायक दल का उप नेता चुना गया है। आपको बता दूं कि इसके पहले जेडीयू ने सीएम नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुना। वहीं पर सूत्रों के माने तो इससे साफ हो गया है कि सीएम नीतीश कुमार बिहार के अगले सीएम होंगे। वहीं पर सम्राट चौधरी और फिर विजय सिन्हा डिप्टी सीएम होंगे। जब डिप्टी सीएम को लेकर के कई कयास लगाए जा रहे थे, माना जा रहा था कि इस बार बीजेपी अपना डिप्टी सीएम बदलेगी, लेकिन सभी कयासों पर विराम लग गया है।
पार्टी के नेतृत्व ने एक बार फिर से सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा पर विश्वास जताया है। बिहार बीजेपी के विधानमंडल दल का नेता सम्राट चौधरी को चुना गया तो फिर वहीं पर उप नेता विजय सिन्हा को चुना गया है। राजनीतिक जानकारों के माने तो तकरीबन विजय सिन्हा और फिर सम्राट चौधरी ही डिप्टी सीएम बनेंगे। यह डिप्टी सीएम को लेकर के नए कई नामों की चर्चाएं चल रही थी। माना जा रहा था कि किसी महिला विधायक को डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी मिल सकती है, लेकिन फिलहाल सभी कयासों पर विराम लगता दिख रहा है। आपको बता दें कि इस बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी है। बीजेपी 101 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और फिर 89 सीटों पर जीत हासिल की थी। बिहार भाजपा विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद सम्राट चौधरी ने कहा है कि मैं पार्टी नेतृत्व और फिर सभी विधायकों का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने मुझे फिर से पार्टी का नेतृत्व करने का मौका दिया है। दोस्तों, बिहार में एनडीए की आज नई सरकार बनने वाली है। आज शपथ ग्रहण समारोह है। 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत हुई प्रचंड जीत से इस बार माहौल बम है। पटना के गांधी मैदान में भव्य तरीके से शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी हुई है। वहीं पर पत्रकारों ने निशांत कुमार से पूछा है कि आप भी शपथ ग्रहण समारोह में जाएंगे। इस पर उन्होंने कहा कि हाँ जाऊंगा। जहाँ निशांत कुमार पटना के IJIMS पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि मेरी नानी भर्ती है, 2-3 दिन पहले सीरियस थी, अभी ठीक है, पहले से बेहतर है। वहाँ पर 20 नवंबर को होने वाले समारोह को लेकर के पूछा गया कि नीतीश कुमार 10वीं बार शपथ लेने वाले हैं, इतिहास बनने जा रहा है। इस पर जवाब में निशांत कुमार ने कहा कि जनता का आशीर्वाद है, बिहार की जनता को धन्यवाद देता हूं। जब हमारी पार्टी के कार्यकर्ता हो या फिर बीजेपी, लोजपा, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, सबकी मेहनत है। वहाँ पर आगे बातचीत के क्रम में निशांत से कहा गया है कि 2005 में नीतीश कुमार ने शपथ लिया था और फिर से गांधी मैदान में शपथ लेने जा रहे हैं। इस पर कहा कि पिताजी का सौभाग्य है, जनता की कृपा है, आशीर्वाद है। इस कार्यक्रम में कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी आएंगे और फिर मैं और भी बड़े नेता जाएंगे। इस पर कहा कि सबका स्वागत है, हमारा पूरा एनडीए का परिवार है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह जो भी आए सबका स्वागत है। बधाई भी देता हूं कि एनडीए परिवार की जीत हुई है। दोस्तों, चुनाव खत्म होते ही मोदी सरकार ने बिहार को बड़ी सौगात दी है। दरअसल बात है कि चुनाव खत्म होते ही बिहार को मोदी सरकार की ओर से बड़ी सौगात मिली है, जिसने बिहार वासियों में उत्साह की लहर दौड़ गई है। वहीं पर चुनाव प्रक्रिया और फिर परिणामों के बाद जैसे ही राजनीतिक हलचल थमी, केंद्र सरकार ने बिहार के विकास और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने के लिए कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाई है। इसमें सड़क नेटवर्क को मजबूत करने, सड़क और फिर पुल निर्माण के साथ साथ स्मार्ट सिटी और शहरी क्षेत्र में सुविधाओं को बेहतर बनाने के बड़े कदम शामिल है। वहीं पर विशेष रूप से भागलपुर और नवगछिया के बीच 4 लेन सड़क परियोजनाओं को मंजूरी देने से बिहार में ट्रैवलिंग का समय घटेगा और लोगों को लंबी दूरी तय करने में आसानी होगी। इसके अलावा रेल ओवरब्रिज, फ्लाईओवर और फिर अंडरपास के निर्माण से यातायात में सुधार होगा और जाम जैसे समस्याओं से निजात मिलेगी। वहीं पर इस सड़क परियोजना के तहत कुल 15 किलोमीटर लंबी और फिर 22 किलोमीटर चौड़ी सड़क बनाई जाएगी, जो नवगछिया 0 माइल से भागलपुर जिच्छो बाईपास तक फैलेगा। इस परियोजना का उद्देश्य क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना, जाम की समस्या को कम करना और फिर यात्रियों के लिए समय की बचत करना है। दोस्तों, बिहार में सरकार बनाने का वार्षिक पर्व एक बार फिर से पूरे जोश में मनाया जा रहा है। मैट्रिक रिजल्ट की तरह तारीख भी फाइनल हो गई है। 20 नवंबर पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण का भव्य आयोजन होगा, यानी कि आज, जहां पर पीएम मोदी से लेकर कि एनडीए के हर बड़े और फिर छोटे नेता अपनी अपनी मौजूदगी दर्ज करेंगे। ठीक वैसे ही जैसे शादी में रिश्तेदार कुछ खुशी से कुछ मजबूरी में। उधर पटना से लेकर के दिल्ली तक मंत्रिमंडल को लेकर के मंथन चल रहा है और ऐसा लग रहा है कि जैसे राजनीति नहीं, IPL की टीम फाइनल की जा रही हो। सूत्र बता रहे हैं कि नीतीश कुमार की नई सरकार में 35-36 मंत्री होंगे। इतने जरूर कि हर दल को लगे कि हमको भी कुछ मिला है और इतने भी नहीं कि कोई कुर्सियां कम पड़ जाए। सूत्रों के अनुसार सीट बंटवारे की गिनती कुछ इस प्रकार चल रही है, जैसे कि बीजेपी 16, JDU 14, लोजपा रामविलास 3, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा 1, रालोमो 1, यानी कि गठबंधन में हर किसी को ऐसा हिस्सा है कि वे प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुस्कुरा सके और फिर पीछे जाकर के शिकायत भी कर सके। दोस्तों, गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी ने अपने जीवन की दूसरी पारी शुरू कर दी है। उमर अंसारी ने फातिमा संग निकाह किया है। जब कहा जा रहा है कि उमर और फिर उनकी पत्नी फातिमा पहले से ही एक दूसरे को जानते थे। इसके बाद ही ये रिश्ता पक्का हुआ। जब उमर और फातिमा के निकाह के बाद 17 नवंबर को दिल्ली में रिसेप्शन आयोजित हुआ, इसमें कई बड़ी
सियासी चेहरों ने शिरकत की। जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के वकील कपिल सिब्बल, पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी से लेकर के शहाबुद्दीन के नवनिर्वाचित विधायक बेटे ओसामा साहब, उमर और फिर फातिमा को बधाई देने के लिए दिल्ली पहुंचे। रिसेप्शन में AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी पहुंचे थे। जब असदुद्दीन ओवैसी डिनर के लिए बैठे तब उनकी इस दौरान की तस्वीर वायरल हो गई। आपको बता दो कि सामने आई तस्वीर में AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी संभवतः चिकन खाते हुए दिख रहे हैं। टेबल पर चिकन के अलावा और भी पकवान रखे हैं, साथ ही मेज पर चाय भी रखी हुई नजर आ रही है। तस्वीर में असदुद्दीन ओवैसी के बगल में गाजीपुर के सपा सांसद अफजल अंसारी बैठे हुए हैं। वहीं पर अफजल अंसारी के बाजू में मछली शहर से सपा सांसद प्रिया सरोज भी बैठी हुई नजर आ रही है। रिसेप्शन में मेहमानों की अगवानी खुद अफजल अंसारी भी ने की है, जबकि पूरे आयोजन की जिम्मेदारी उमर के बड़े भाई अब्बास अंसारी और फिर भाभी निकहत अंसारी ने संभाली। वहीं पर निकाह दिल्ली के अशोक लॉन में संपन्न हुआ था, जिसमें परिवार के चुनिंदा सदस्यों को ही शामिल किया गया। कार्यक्रम में गोपनीयता बनाए रखने का अनुरोध किया गया था, लेकिन कुछ तस्वीरें सामने आने के बाद जानकारी सार्वजनिक हो गई। निकाह के दौरान उमर अपने पिता मुख्तार अंसारी और फिर मां अफसा अंसारी को याद करते हुए भावुक हो गए। उन्होंने स्टेज पर पत्नी को अपने पिता की तस्वीर भी दिखाई। इस मौके पर अफसा अंसारी मौजूद नहीं थी। जब फरार चल रही अफसा अंसारी के खिलाफ 1 लाख रुपए का इनाम और फिर आजीवन वारंट जारी है। वहीं पर उमर अंसारी हाल ही में 30 अक्टूबर को कासगंज जेल से रिहा हुए थे, जब उन पर मां के फर्जी हस्ताक्षर करवाने का आरोप था, जिसके चलते 3 अगस्त को उन्हें लखनऊ से गिरफ्तार किया गया था। बाद में सुरक्षा कारणों से कासगंज जेल भेजा गया। उमर की दुल्हन फातिमा गाजीपुर के मोहम्मदपुर कस्बे के जाने माने कारोबारी मलिक मियाँ की नतीन है। वहीं पर बताया जाता है कि दोनों एक दूसरे से पहले से परिचित थे और फिर परिवार की सहमति के बाद ये रिश्ता तय हुआ। दोस्तों, आज नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण समारोह है। आज नीतीश कुमार शपथ लेने वाले हैं बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर। जब उससे पहले एक बड़ी खबर सामने आ रही है, यहाँ पर नीतीश और यहाँ पर जेडीयू और बीजेपी के बीच तनातनी देखी जा रही है। दरअसल बात है कि जेडीयू ने विधानसभा स्पीकर पद के लिए आलमनगर से 8 बार के विधायक और पूर्व मंत्री नरेंद्र नारायण यादव के नाम का सुझाव दिया है। वहीं पर भाजपा अपनी पार्टी से पूर्व मंत्री प्रेम कुमार को इस प्रतिष्ठित पद पर देखना चाहती है। आपको बता दें कि वर्तमान में भाजपा के वरिष्ठ नेता नंद किशोर यादव अध्यक्ष थे। इस मामले को सुलझाने के लिए जेडीयू के 2 वरिष्ठ नेता केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह यानी कि ललन सिंह और फिर पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से सहित बीजेपी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात की। इस विषय पर चर्चा हुई। खबर ये भी है कि दोनों दलों के बीच इसको लेकर के आपसी सहमति बन गई है। इसके बाद नीतीश कुमार के दोनों दूत दिल्ली से पटना वापस लौट चुके हैं। दोस्तों, नीतीश कुमार के शपथ में नया अरंगा सामने आया है। गृह मंत्रालय पर बीजेपी जेडीयू में तनातनी जारी है। जो आपको बता दें कि बिहार में नई सरकार के गठन की कवायद अपने अंतिम मुकाम पर पहुंच चुकी है। राजधानी पटना में जेडीयू और बीजेपी अपने अपने विधायकों के साथ बैठक कर रही है। यहाँ पर मुख्यमंत्री पद के लिए नीतीश कुमार का नाम तय हो गया है, लेकिन मंत्रियों के नाम पर मंथन चल रहा है। वहीं पर सूत्रों के मुताबिक बीजेपी गृह मंत्रालय अपने पास चाहती है, लेकिन सीएम नीतीश कुमार किसी भी सूरत में ये विभाग छोड़ने को तैयार नहीं है। साल 2005 में जब से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, तब से लेकर के अब तक गृह मंत्रालय हमेशा जेडीयू के कोटे में ही रही है। वहीं पर इससे पहले एनडीए के इन दोनों बड़े दलों में स्पीकर के पद को लेकर के खींचतान की बात सामने आ रही थी। हालांकि अब खबर है कि स्पीकर के पद पर सहमति बन गई है। बताया जा रहा है कि दोनों पार्टियों ने बीच का रास्ता निकाला है, जिसके तहत विधानसभा अध्यक्ष का पद बीजेपी के पास रहेगा, जबकि गृह मंत्रालय जेडीयू को मिलेगा। वहीं पर सूत्रों के मुताबिक विधानसभा अध्यक्ष और फिर 2 उप मुख्यमंत्री बीजेपी के कोटे से होंगे। वहीं पर विधानसभा अध्यक्ष के लिए बीजेपी के सीनियर नेता प्रेम कुमार का नाम आगे है। वहीं पर डिप्टी सीएम की रेस में सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा है। दोस्तों, बीमा भारती हारने का रिकॉर्ड बना रही है, जब पूरे बिहार में सबसे बड़े अंतर से लगातार दूसरी बार शिकस्त मिली है। दरअसल पूर्णिया के दबंग अवधेश मंडल की पत्नी बीमा भारती का अच्छा भला राजनीतिक करियर 24 साल में 5 बार विधायक बनने के बाद ऐसा भंवर में फंसा है कि लगातार 2 चुनाव से हुए बिहार में हारने का नया रिकॉर्ड बना रही है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू छोड़ने के बाद बीमा भारती 2024 में तेजस्वी यादव की आरजेडी में चली गई थी और तब से अब तक 3 बार चुनाव हार चुकी है। वहीं पर लोकसभा
लोकसभा के बाद विधानसभा चुनाव में प्रमुख दलों के कैंडिडेट में सबसे बड़े अंतर से हारने का रिकॉर्ड बीमा भारती ने बनाया है। पूर्णिया लोकसभा से तो उनकी जमानत ही जब्त हो गई थी। जब विधानसभा में जमानत बचाने के बावजूद भी वह बिहार में सबसे बड़े मार्जिन से हारने वाली कैंडिडेट बनी है। जेडीयू के कलांधर मंडल ने राजद की बीमा भारती को 73,572 वोट के बड़े अंतर से हराया है। जब पूर्णिया जिले की रुपौली विधानसभा सीट से साल 2000 में बिहार में कई बाहुबलियों और फिर दबंगों के रिश्तेदारों की तरह बीमा भारती भी रुपौली से पहली बार निर्दलीय जीती थी। 2005 के फरवरी के चुनाव में लोजपा के शंकर सिंह जीते, लेकिन विधानसभा नहीं देख सके। 2005 के अक्टूबर में फिर से चुनाव हुआ तो फिर बीमा भारती लालू प्रसाद यादव की आरजेडी के सिंबल पर जीत गई। और फिर बिहार में नीतीश कुमार की सरकार बन गई थी, तो फिर 2010 में जेडीयू की टिकट पर लड़ी और जीत गई। जब फिर 2015 और 2020 में भी जेडीयू से एमएलए बनी। 2024 में पूर्णिया से लोकसभा चुनाव लड़ने के चक्कर में बीमा भारती ने जेडीयू से नाता तोड़ लिया और आरजेडी में चली गई। तब से उनके गृह नक्षत्र गड़बड़ है। पूर्णिया में कांग्रेस में शामिल होने के बावजूद भी महागठबंधन में कांग्रेस का टिकट नहीं मिलने पर से पप्पू यादव निर्दलीय लड़ गए। बीमा भारती राजद का टिकट महागठबंधन का समर्थन और फिर तेजस्वी के पूर्णिया में कैंप करने के बावजूद 27,120 वोट ही ला सकी। पूर्णिया में लगभग 12 लाख वोट गिरे थे, लेकिन 5,67,556 वोट ला करके पप्पू यादव निर्दलीय ही जीत गए। पर जेडीयू के कैंडिडेट संतोष कुशवाहा 5,43,709 वोट जुटा पाए और 23,847 वोट के अंतर से हार गए। बीमा भारती की हार का अंतर 5,40,436 वोट से था। जमानत तो जब्त हुई ही थी, जब कोई चुनावी प्रतिष्ठा ही नहीं बची। वहाँ पर दल बल के कारण बीमा भारती की विधायक का चली गई। 2024 में ही लोकसभा के बाद उपचुनाव हुआ तो फिर उसमें भी वे तीसरे नंबर पर चले गए। जीते निर्दलीय शंकर सिंह और फिर दूसरे नंबर पर रहे वही कलांधर मंडल, जो इस बार जीते हैं। कलांधर मंडल ने बीमा भारती को राज्य भर में सबसे बड़े अंतर से हराया। पर शंकर सिंह इस बार भी निर्दलीय थे और फिर तीसरे नंबर पर चले गए। चुनाव के बाद सोशल मीडिया पर बहादुरगंज विधायक तौसीफ आलम का एक बयान तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि उन्होंने कहा है कि मेरी जीत में अख्तरुल ईमान का कोई भी योगदान नहीं है। लेकिन केडीवी लाइव ने इस वायरल बयान की तथ्य जांच की और जो सच्चाई सामने आई वह कुछ अलग है। तो वास्तविक वीडियो में क्या कहा गया तौसीफ आलम ने, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो वास्तविक वीडियो में तौसीफ आलम ये नहीं कह रहे हैं कि अख्तरुल ईमान की मेरी जीत में कोई भूमिका नहीं है, ये बात वो नहीं कह रहे हैं। उन्होंने जो शब्द कहे उसका मूल भाव अलग है। लेकिन तौसीफ आलम ने कहा कि मेरी जीत असदुद्दीन ओवैसी साहब की वजह से है। एआईएमआईएम की जो ताकत बनी है वह उनके नेतृत्व की वजह से बनी है। जब उन्होंने कहा कि सिर्फ मेरी ही जीत नहीं बल्कि सीमांचल में 5 विधायकों की जीत असदुद्दीन ओवैसी की वजह से ही हुई है, यानी कि उनके ही नेतृत्व में सभी विधायक जीते हैं, चाहे बहादुरगंज हो, कोचाधामन हो, अमोर हो, जोकीहाट हो या फिर बैसी हो, सभी विधायक असदुद्दीन ओवैसी की वजह से ही जीते हैं। यानी कि उन्होंने अपनी जीत का श्रेय एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी को दिया है। उन्होंने अख्तरुल ईमान का नाम नकारात्मक संदर्भ में नहीं लिया, ना ही ये दावा किया गया है कि उनकी जीत में प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान की कोई भूमिका नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी साहब के नाम पर वोट मिला है, चाहे तौसीफ आलम हो, चाहे अख्तरुल ईमान साहब हो, चाहे सरवर आलम हो, चाहे गुलाम सरवर साहब हो, चाहे मुर्शिद साहब हो। हम कितनों कहा दें नहीं चलेगा, सिर्फ और सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी साहब के नाम पर वोट मिला है। अगर हम आज पार्टी से अलग हो जाए तो मेरा भी गत खराब हो जाएगा, चाहे किसी भी आए। बिहार के प्रदेश अध्यक्ष तो हैं, नहीं, हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन सर आपने कहीं भी उनके नाम नहीं लिया सर। नहीं, अख्तर साहब पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष में है भाई, मेरा भी प्रदेश अध्यक्ष है, मैं उसका इज्जत करता हूं, सम्मान करता हूं, लेकिन जीत का श्रेय मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब को दूंगा, क्योंकि उसी का नाम पर वोट मिला है 5 कैंडिडेट को। आपने बयान सुन लिया। वीडियो के एक हिस्से को काट करके सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जा रहा है और उस पर लिखा जा रहा है कि तौसीफ आलम ने कहा कि अख्तरुल ईमान का मेरी जीत में कोई भी योगदान नहीं है, जबकि वीडियो में वे ये नहीं कहते हैं। उन्होंने केवल ये कहा है कि उनकी जीत का असली श्रेय असदुद्दीन ओवैसी की रणनीति और नेतृत्व को जाता है। या इस लाइन को गलत व्याख्या करके ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि उन्होंने अख्तरुल ईमान को निशाने पर लिया है, जब वास्तव में वीडियो में ऐसा कोई भी शब्द नहीं बोला गया है। जैसे कि आपने भी वीडियो
वीडियो को सुना है। वहीं पर तौसीफ आलम ने अपने बयान में जनता के प्रति भावुक होकर के आभार व्यक्त करते हुए कहा कि बहादुरगंज की जनता का एक इतना बड़ा एहसान है कि अगर मैं जिंदगी भर उनकी गुलामी करूं तो फिर कम नहीं होगा, तभी ये एहसान कम नहीं होगा। जब उनका पूरा बयान आभार, विनम्रता और फिर अपनी जीत को ओवैसी की रणनीति से जोड़ते हुए था, न कि किसी पार्टी के नेता पर हमला करते हुए। इसका निष्कर्ष यही निकलता है कि सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे दावे भ्रामक है। वास्तविक वीडियो में तौसीफ आलम अख्तरुल ईमान के खिलाफ कोई भी टिप्पणी नहीं करते हैं, बल्कि अपनी जीत का श्रेय असदुद्दीन ओवैसी को देते हैं। केडीबी लाइव इस वायरल दावे की तथ्य जांच के बाद स्पष्ट करता है कि सोशल मीडिया पर चल रही व्याख्या गलत और भ्रामक है। दोस्तों, अगर आप भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं तो आप होशियार हो जाइए। आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल भेजते हैं पढ़ने के लिए और ये सोचते हैं कि बच्चे जाकर के वहाँ पढ़ते होंगे और साथ ही साथ उन्हें भोजन दिया जाता होगा और बढ़िया भोजन खा करके पढ़ते होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ, क्योंकि किशनगंज के एक स्कूल में घटिया भोजन खिलाने का मामला सामने आया है। जहाँ घटिया भोजन, जहाँ किशनगंज के ठाकुरगंज प्रखंड के अंतर्गत नया प्राथमिक विद्यालय बसीर नगर में मिड डे मील यानी कि MDM की गुणवत्ता को लेकर के बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। गुरुवार को स्कूल में स्थानीय लोगों और फिर अभिभावकों ने हंगामा कर दिया। उनका आरोप है कि बच्चों को बेहद घटिया और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भोजन परोसा जा रहा है। मामला बढ़ने पर शिक्षा विभाग भी हरकत में आ गया है। विद्यालय प्रबंधन समिति की अध्यक्ष चांदनी कुमारी और फिर सचिव मुन्नी खातून ने निरीक्षण के बाद बताया है कि प्रधान शिक्षिका अपर्णा कुमारी के मनमानी के कारण मिड डे मील में लगातार गड़बड़ी हो रही है। उनका कहना है कि बच्चों को न तो निर्धारित मानक के अनुसार भोजन दिया जाता है और न ही सामग्री की गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाता है। उन्होंने साफ शब्दों में आरोप लगाया है कि बच्चों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ हो रहा है। इस बीच वार्ड संख्या 11 के पार्षद प्रतिनिधि अनिल कुमार साहबी मौके पर पहुंचे और फिर स्थिति को गंभीर बताते हुए कहा कि स्कूल में जो भोजन पकाया जा रहा है वह किसी भी तरह से बच्चों के सेवन योग्य नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर कल को किसी बच्चे की तबीयत बिगड़ती है या फिर कोई अनहोनी होती है तो फिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये सिर्फ खाना पूर्ति के नाम पर चलाया जा रहा मिड डे मील है। वहीं पर स्थानीय लोगों का ये भी आरोप है कि विद्यालय में शैक्षणिक व्यवस्था भी चरमराई हुई है, जहाँ कई शिक्षिकाएं अक्सर अनुपस्थित रहती है, जिससे स्कूल का संचालन प्रभावित होता है। वहीं पर मिड डे मील की सूची यानी कि लिस्ट में जिस प्रकार के भोजन का जिक्र है वह बच्चों को उपलब्ध नहीं कराया जाता है, बच्चों को नहीं खिलाया जाता है। जहाँ ग्रामीणों ने बताया है कि लंबे समय से अनियमितता बढ़ती जा रही है, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। दोस्तों, किशनगंज में लगातार नशे का कारोबार बढ़ता जा रहा है। इस नशे के कारोबार की वजह से लोग आपराधिक मामलों में संलिप्त पाए जाते हैं, यानी कि हमारे इलाके के बच्चों को नशेड़ी बनाया जा रहा है। कहा जाए तो एक तौर पर साजिश के तहत नशेड़ी बनाया जा रहा है जब कुछ आपराधिक तत्वों के द्वारा। जैसे कि आपको पता है कि हमारे गाँव मोहल्ले में चौक चौराहों में बच्चे नशे करते हैं और इस वजह से हमारे आने वाली पीढ़ी बर्बाद होते जा रहे हैं। जब बर्बादी की कगार पर अगर नहीं सुधारा गया तो फिर इन बच्चों को बचाना मुश्किल हो जाएगा। आपको बता दूं कि ऐसा ही एक मामला किशनगंज में नशा और हथियार का मामला सामने आया है। यहाँ पर नशा और हथियार तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। कुरलीकोट थाना क्षेत्र के कौवा भिट्टा में की गई संयुक्त छापेमारी में 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस और बिहार STF की इस कार्रवाई में करीब 391 ग्राम ब्राउन शुगर, अवैध देसी कट्टा और फिर जिंदा कारतूस बरामद किया गया। खास बात यह है कि पकड़े गए तीनों आरोपी सगे भाई हैं और काफी समय से इस अवैध कारोबार में सक्रिय बताए जा रहे हैं। वहीं पर किशनगंज SP सागर कुमार को मिले इनपुट के अनुसार क्षेत्र में नशे की बड़ी खेप आने वाली थी। जहां सूचना की गंभीरता को देखते हुए STF के साथ एक संयुक्त टीम बनाई गई और कौवा भिट्टा इलाके की निगरानी बढ़ा दी गई। गुरुवार देर रात पुलिस ने योजनाबद्ध तरीके से छापेमारी करके आरोपियों को दबोचा गया। पकड़े गए 3 तस्कर सगे भाई हैं, जिनमें तहसीन रजा, सुभान आलम उर्फ आर्यन, साजिद आलम। जहाँ ये तीनों भाई मिलकर के इस अवैध कारोबार में लिप्त हैं। वहाँ पर तीनों पुत्र सैदुर रहमान निवासी वार्ड नंबर 19 कौवा भिट्टा कुरलीकोट थाना क्षेत्र का है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के पास से पुलिस ने 390 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त किया है, 1 देसी कट्टा, 1 जिंदा कारतूस, 1 खोखा, लोहे का ब्लेड यानी कि नस काटने के लिए। वहाँ पर पकड़े गए तस्करों ने पूछताछ में स्वीकार किया है कि वे ब्राउन शुगर और फिर अवैध हथियारों की सप्लाई करते थे, जब पुलिस के अनुसार ये पूरा नेटवर्क लंबे समय से सक्रिय था। दोस्तों, आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर जिस महिला की तस्वीर देख रहे हैं, ये महिला किशनगंज की रहने वाली है और ये बहुत ही भोली भाली लग रही है देखने से। जब आप इसको देखेंगे तो ऐसा लगेगा आपको कि ये बहुत भोली भाली है और घर में काम करने वाली होगी, लेकिन आप गलत सोच रहे हैं। ये महिला लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, यहाँ के युवाओं की जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, तबाह कर रहे हैं। जी हाँ, इस महिला को किशनगंज पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये महिला
अवैध कारोबार में लिप्त पाई गई है, जो यहाँ के युवाओं को बर्बाद करने पर तुली हुई है। किशनगंज सदर पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बस स्टैंड क्षेत्र में छापेमारी करके इस महिला को 22 पुड़िया स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई पुलिस अधीक्षक सागर कुमार के नेतृत्व में गठित विशेष टीम के द्वारा की गई है। कार्रवाई के दौरान 3 अन्य आरोपी मौके पर का फायदा उठाकर के फरार हो गए। वहीं पर गिरफ्तार महिला की पहचान खगरा पासवान टोला निवासी गीता देवी उर्फ लिपस्टिक वाली के रूप में की गई है। तलाशी के दौरान उसके पास से 22 पुड़िया स्मैक, 8498 रुपए नगद और फिर एक मोबाइल फोन बरामद हुआ है। पुलिस ने मौके पर बरामद सभी वस्तुओं को जब्त करते हुए महिला को हिरासत में ले लिया। जब वहीं पर पुलिस के अनुसार फरार आरोपी किशनगंज जिले में सक्रिय मादक पदार्थों के एक संगठित गिरोह से जुड़े हुए हैं। फरार आरोपियों की पहचान रुईधाता निवासी विवेक झा, खगरा पासवान टोला निवासी फारूक और शिव पांडे के रूप में की गई है। तीनों आरोपी छापेमारी की भनक लगते ही मौके से भागने में सफल रहे। वहीं पर इस मामले में चारों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की गंभीर धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। पुलिस के मुताबिक ये गिरोह लंबे समय से बस स्टैंड और फिर आसपास के इलाकों में नशे की सप्लाई करता था। गिरफ्तार महिला इस गिरोह की सक्रिय सदस्य थी, जो खुद भी स्मैक की सप्लाई करने का काम संभालती थी। वहीं पर महिला की गिरफ्तारी के तुरंत बाद पुलिस ने कई संभावित ठिकानों पर छापेमारी की है, लेकिन आरोपी फरार है। वहीं पर एसपी सागर कुमार ने बताया है कि नशे के कारोबार में शामिल किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम बनाई गई है और संदिग्ध स्थानों पर लगातार छापेमारी जारी है। दोस्तों, किशनगंज जिले की चारों विधानसभा सीटों से जीते हुए सभी माननीय विधायकों पर अब जनता की नजर पहले से ज्यादा टिकी हुई है। जब चुनाव के नतीजे आते ही हर गली चौराहों पर एक ही सवाल पूछा जा रहा है कि इस बार क्या बदलाव होगा, क्योंकि किशनगंज जिले में असली लड़ाई किसी पार्टी या प्रत्याशी की नहीं, बल्कि उस सिस्टम की है जो सालों से आम लोगों को परेशान कर रहे हैं। जब लोग चाहते हैं कि नए जनप्रतिनिधि सबसे पहले उसी सिस्टम पर कार्रवाई करे जिसका दर्द हर घर, हर पंचायत और हर ब्लॉक में महसूस किया जाता है। जब किशनगंज, ठाकुरगंज, बहादुरगंज और कोचा धामन सभी चारों क्षेत्र में जनता ने बड़े भरोसे के साथ अपने विधायक को चुने हैं। अब आम जनता का सीधा और साफ संदेश है कि सत्ता का पहला इस्तेमाल ब्लॉक और राजस्व विभाग की गड़बड़ियों को बंद कराने में दिखाना चाहिए। जब पब्लिक परेशान है कि जमीन के कागजात दाखिल खारिज, म्यूटेशन जैसे सामान्य काम के लिए भी खुलेआम पैसे की डिमांड की जाती है। जब 5000 रुपए से लेकर के 10,000 रुपए तक अवैध वसूली की शिकायतें लगातार आ रही है। जमीन म्यूटेशन कराने के नाम पर 5 से 10,000 रुपए लिया जाता है, कहीं कहीं 15-20,000 रुपए तक लिया जाता है। लोग महीनों तक चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन फाइल तभी आगे बढ़ती है जब जेब हल्की करनी पड़ती है। यह जनता का कहना है कि अगर विधायक ही इसे नहीं रोकेंगे तो फिर कौन रोकेगा। इस तरह पुलिस विभाग में घुसखोरी की पुरानी शिकायत भी जस की तस चल रही है। ये छोटी छोटी चीजों में पैसे देने की मजबूरी, एफआईआर दर्ज कराने में देरी, जांच में लापरवाही, ये सब मिलकर के पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा करते हैं। यह जनता चाहती है कि नए जनप्रतिनिधि पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर के कड़ाई से निर्देश दें कि घुसखोरी पर तुरंत रोक लगे और हर थाने में जवाबदेही तय की जाए। यह काम कठिन जरूर है, लेकिन असंभव भी नहीं है। और सबसे अहम तो यही है कि इसे शुरू करने का ठोस इरादा दिखे। सरकारी दफ्तरों में भी घुस के बिना फाइल आगे न बढ़ना एक बड़ी समस्या है। वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, हर काम में लोगों को वही पुराने परेशानी झेलनी पड़ती है। युवा से लेकर के बुजुर्ग तक इस उम्मीद में है कि चारों विधायक मिलकर के ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कदम उठाएं जो सरकारी कुर्सी को कमाई का साधन बनाए बैठे हैं। पर किशनगंज जिले की जनता बदलाव चाहती है और बदलाव वहीं से शुरू होगा जहां सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार पनप चुका है। अब जनता इंतजार कर रही है कि नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि इस सिस्टम को ठीक करने की दिशा में पहला बड़ा कदम कब उठाते हैं। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।